गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द एलिंग प्लेनेट के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हम अपना चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उनको उस पार्ट को नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेम्स स्पेट, द प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। जेम्स स्पेट कौन थे? वो प्रेजिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के। सेड द अदर डे, उन्होंने एक दिन कहा, वी वर सेइंग दैट वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर अ सेकेंड। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि हम फॉरेस्ट को एक सेकेंड में 1 एकड़ खो रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकर एंड ए हाफ टू अ सेकेंड। लेकिन वो गलत था। हम कितना खो रहे हैं? हम 1.5 एकड़ खो रहे हैं 1 सेकेंड में। अब देखिए आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल मीन्स होता है अनुच्छेद, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें कुछ अनुच्छेद हैं। तो आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल एंड्योर to protect and improve the environment and so safeguard of forest and wildlife of the country। देखिए, तो यहाँ पर आर्टिकल 48 में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होगी क्या करने की? प्रोटेक्ट करने की और इम्प्रूव करने की, यानी कि संभालने की, सुधारने की, ये जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है उसे सुधारने की। और क्या सेफ करना है उन्हें? जो फॉरेस्ट है उन्हें सेफ करके रखना है, और उनका जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जंगली जीवन है देश का, उसे संभाल कर रखना है, उसे सुरक्षित करना है। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश। एंग्विश मतलब पेनफुल, मतलब जो कारण है वो बहुत पेनफुल है। क्यों? आगे बताया गया है, इज द फैक्ट दैट द लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नोर एनफोर्स इन इंडिया। भारत में क्या है? भारत में जो लॉ बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, ना तो उन्हें कभी रेस्पेक्ट दी जाती है और ना ही उन्हें कभी लागू किया जाता है। एनफोर्स मतलब लागू करना, ना ही उन्हें लागू किया जाता है। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट ने आर्टिकल के माध्यम से बता दिया गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, कि तुम्हें जो है इस तरह से जंगली जीवन को सुरक्षित रखना है, इन्वायरमेंट को बचा कर रखना है। लेकिन कहा क्या गया है कि ये जो सारे नियम्स बनते हैं ये ना तो कभी इनकी रिस्पेक्ट की जाती है और ना ही भारत में इन्हें कभी लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दैट कास्टिज्म, कि ये जो जाति है, जाति का भेदभाव है, अनटचेबिलिटी, ये जो छुआछूत है, एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबोलिस्ड, कि ये जो बंधुआ मजदूरी है ये सब खत्म कर दी जाए। बट दे फ्लोरिस मीन्स पनपना, लेकिन वो अभी भी शर्मनाक तरीके से पनप रहे हैं। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए जाने के 44 ईयर्स बाद भी ये आज भी शर्मनाक तरीके से पनप रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कास्ट को लेकर भेदभाव भी किया जाता है, यहाँ पर अनटचेबिलिटी को लेकर भी भेदभाव किया जाता है, और बंधुआ मजदूर भी अच्छे खासे तरीके से पनप रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज भी देश में मौजूद हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट of our parliament's estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। last 4 decades मतलब पिछले 4 दशकों की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट दी गई, पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी के द्वारा हाईलाइट किया गया, एक रिपोर्ट सौंपी गई कि बहुत ही खतरनाक तरीके से पिछले 4 दशकों से जो भारत के फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू
रिलेबल डाटा, ये जो डाटा दिया गया इसमें बताया गया इज़ लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर। उसमें बताया गया कि 3.7 मिलियन एकड़ एक ईयर में जो फॉरेस्ट हैं वो लॉस हो रहे हैं, वो काटे जा रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिनेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, मतलब गवर्नमेंट ने बताया एक बहुत बड़ा एरिया कि ये क्या है, ये फॉरेस्ट लैंड है। आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्री लेस, लेकिन वो क्या थे, वो पहले से ही ट्री लेस थे, यानी कि वो वहाँ पर उन्हें उसे जंगल बता तो दिया गया लेकिन वहाँ पर जंगल नहीं था, पेड़ वहाँ पर बिल्कुल नहीं थे। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिक्स। गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, जो वो कहते हैं कि एक्चुअल में फॉरेस्ट का इतना लॉस हो रहा है, उससे 8 गुना ज़्यादा उनके आंकड़े हैं, यानी कि जो सरकार कहती है उससे 8 गुना ज़्यादा हैं। अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी conducted by the United States warned that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigate। ठीक है, तो 3 साल की स्टडी की गई, क्या करके, सैटेलाइट यूज़ करके, और ऊपर से फोटोग्राफी की गई, जो किसके द्वारा की गई, यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई, और उसमें चेतावनी दी गई कि जो इन्वायरमेंट है वो बुरी तरह से ह्रास हो रहा है, और उसमें जो 88 कंट्रीज़ हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई कि 88 देशों में जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि पॉपुलेशन का बढ़ना एक सबसे मजबूत फैक्टर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है कि जो ह्यूमंस हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा, उनकी सोसाइटी कैसी होगी। इट टुक मेन काइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब जो मैन काइंड यानी कि जो इंसान थे, जब पहली बार उन्हें काउंट किया गया तो बताया गया है कि 1 बिलियन होने में उन्हें 1 मिलियन ईयर लगा। ठीक है, 1 मिलियन ईयर में आबादी कितनी थी, 1 बिलियन थी। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, और ये पॉपुलेशन कब काउंट की गई, अराउंड 1800 ईयर, यानी कि 1800 में। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वाज एडेड, लेकिन जब दोबारा इसे गिना गया 1900 में तो यहाँ पर आबादी कितनी हो गई थी, 2 बिलियन। तो यहाँ पर बताया गया कि पहले जो आबादी बढ़ी 1 मिलियन ईयर में 1 बिलियन हुई, लेकिन आगे क्या देखा गया कि आने वाले 100 सालों में ही 2 बिलियन आबादी हो गई। एंड द 20th century हैज़ एडेड अनोदर 3.7 बिलियन। अब 20th century में फिर से क्या देखा गया कि 3.7 बिलियन आबादी हो गई थी। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। तो ये 1994 की बात है। तो बताया गया है कि अब प्रेजेंट की क्या कंडीशन है कि कितनी पॉपुलेशन है, 7.5 बिलियन। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। तो हर चौथे दिन की बात कही जा रही है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज होती है, 1 मिलियन इंक्रीज हो जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस। देखिए, फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्टिविटी, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता। तो यहाँ पे बताया गया है कि फर्टिलिटी कब फॉल्स होगी, जब इनकम राइज होगी, एजुकेशन स्प्रेड होगी और हेल्थ में इम्प्रूव होगा। यानी कि ये 3 फैक्टर बताए गए हैं जिससे जो फर्टिलिटी है वो फॉल्स होगी, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है कम हो जाएगी जब लोग एजुकेटेड होंगे, जब उनकी इनकम बढ़ेगी और उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। Thus डेवलपमेंट इज द बेस्ट
कॉन्ट्रैप्टिव, बट इसलिए इसमें बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो सबसे अच्छा तरीका है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस। तो बताया गया कि लेकिन डेवलपमेंट कब होगा, जो प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये जो इतने ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, अगर ये कम होंगे तो तब डेवलपमेंट होगा। तो देखो दोनों को एक दूसरे के सामने रखा गया, तो बताया गया है कि डेवलपमेंट होगा तब तो जो जनसंख्या है वो कम होगी। दूसरी तरफ बताया गया है कि डेवलपमेंट कब होगा, जब जनसंख्या कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द रिच गेट रिचर, जो अमीर लोग हैं वो अमीर हो रहे हैं, एंड द पुअर बीगेट मीन्स प्राप्त करना या होना या जन्म देना कह सकती हैं। एंड द पुअर बीगेट चिल्ड्रन विच कंडम दैम टू रिमेन पुअर, और जो गरीब लोग हैं वो कैसे बच्चों को जन्म दे रहे हैं, जो गरीब ही रहेंगे, जो गरीब ही बने हुए हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, पहले कहा जाता था कि जितने बच्चे होंगे उतना ही कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा वर्कर होंगे, मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि क्या होगा उसका मतलब केवल ये होगा कि ज़्यादा लोग बिना काम के होंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली सेटलाइज्ड, तो सेटलाइज्ड मीन्स बाध्य करना, रोकना। तो ये सुझाव दिया गया कि जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें एनिमल्स की तरह, कैटल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता कि उन पर रोक लगा दी जाए, उन्हें बाध्य कर दिया जाए कि वो जो है बच्चे पैदा नहीं करेंगे। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सियन। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बल्कि उनके पास क्या अल्टरनेट है, उनके पास अल्टरनेट है कि वो अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से फैमिली प्लानिंग करें और उन्हें इस चीज़ के लिए बाध्य ना किया जाए। तो जो है ये फैक्टर हैं जो फैमिली प्लान करके हम अपने डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, ये अल्टरनेट हमारे सामने आता है। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रीपेक्चुएशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब अब हमारे सामने दो ही चॉइस रह जाती हैं अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, या तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें या फिर जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसे ऐसे ही बढ़ने दें। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो गरीबी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे का मतलब है यहाँ पर 1994 की बात की जा रही है कि पॉपुलेशन कितनी है आज भारत की, 920 मिलियन है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, मतलब अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को एक साथ रख दिया जाए तब भी उससे ज़्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। तो देखिए इसमें बताया गया कि मतलब हर कोई इस कंडीशन से परिचित है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया जाए, यही कंडीशन बनी रही, इसी कंडीशन के साथ क्या होगा कि जो लोग हैं इंडिया के वो इसी तरह से भूखे और अपनी झोपड़ियों में मरते रहेंगे। अगर क्या ना किया गया, अगर पॉपुलेशन को टॉप मोस्ट पर ना रखा गया, यानी कि अपनी पहली जिम्मेदारी उसे ना समझा गया कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, नहीं तो जो लोगों की आशा है और जो लोग हैं वो इसी तरह से भूखे अपनी झोपड़ियों में मरते रहेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सा, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार क्या देखा गया, ट्रांसेंडिंग कंसर्न, एक बढ़ती हुई चिंता देखी गई। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के सर्वाइवल को लेकर चिंता नहीं जताई जा रही है, बट ऑफ द प्लैनेट के बारे में चिंता जताई जा रही है। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ
द वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमें जो है पूरी तरह से अपना व्यू जो है, अपने विचार जो है पूरी तरह से रखने हो, अपने व्यू को देखना है संपूर्ण तरीके से कि किस तरह से हम जो है जीवित रह सकते हैं। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल अवर डिमाइज। डिमाइज मीन्स होता है मृत्यु। तो ये जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, इसका सिग्नल ये नहीं है कि हमारी मृत्यु होगी, हम मरेंगे। इट इज़ आवर पासपोर्ट ऑफ फॉर द फ्यूचर, बल्कि ये हमें एक पासपोर्ट देती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वायरमेंट की कंडीशन ख़राब है तो हम मरेंगे ही मरेंगे, नहीं, बल्कि ये हमारे फ्यूचर के बारे में हमें बताती है। द emerging न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अनयूज्ड इन द इरा मीन्स होता है युग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो युग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, मतलब हम यूज़र्स हैं, हम जो ये नए संसार में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस युग की जिम्मेदारी को उठाएं। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू an ecological view, see the world as an integrated whole rather than the dissociated collection of part। collection of part का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि हम कुछ ही हिस्सों को ना देखें, कुछ ही हिस्सों से हम आगे बढ़ें, यानी कि हमारा जो व्यू है वो पूरी तरह से वो अर्थ को लेकर इकोलॉजिकल हो, हम उसे एक जीवित प्राणी की तरह देखें और हम कुछ हिस्सों पर ही ध्यान ना दें, यानी कि हम संपूर्णतः अपनी पृथ्वी को देखें, अपने इन्वायरमेंट को देखें, हमें उसे किस तरह से सुधारना है, हमें ये देखना है। इंडस्ट्री हैज़ द मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो इंडस्ट्री हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस जिम्मेदारी के लिए। कैसे? व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ़ मोर, मतलब किस तरह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इफ़ेक्टिव होगी, कैसे? इफ़ बिजनेसमैन शेयर द व्यू, अगर सभी जो बिजनेसमैन है वो अपने व्यू को शेयर करें, ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यूपोंट। ड्यूपोंट एक कंपनी का नाम है, उसके चेयरमैन हैं ये, कि जिस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे, तो उनका नाम क्या है? मिस्टर एडगर एस वूलार्ड। मिस्टर एडगर एस वूलार्ड ने कहा 5 साल पहले उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया उस कंपनी का चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। उन्होंने अपने आप को चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर कर दिया, यानी कि उनका मानना क्या था? ही सेड, उन्होंने क्या कहा? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक बिजनेसमैन को उन्हीं की तरह अपने विचार रखने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कंपनी का चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर अपने आप को घोषित कर दिया, और उन्होंने क्या कहा? अवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। अगर हम इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस करेंगे, यानी कि अगर हम इन्वायरमेंट से जुड़े रहेंगे, तो हम लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। ये ज़रूरत है कि हमें इन्वायरमेंट को सुधारना है, तभी तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि हमें ये जो नेचुरल चीज़ें जो है यूज़ करनी है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। हम एक बिजनेसमैन हैं, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन हमें ज़रूरत है एक अच्छा मैन्युफैक्चरर बनने के लिए कि हम जो है इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें। ठीक है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership। तो देखिए यहाँ पर एक और पर्सन के बारे में बताया गया है जिनका नाम है मार्गरेट थ्रेचर, और वो क्या थे? एक प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या कहा? नन हैज़ पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेस एज हर फेलिस्टियस वर्ड। जिस तरह से उन्होंने कुछ शब्द कहे, वैसा इससे पहले किसी ने भी शब्दों को यूज़ नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने शब्द यूज़ किए अर्थ के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। तो उन्होंने कहा कि किसी भी जनरेशन का हक नहीं है इस अर्थ पर, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर जनरेशन का हक इस अर्थ पर नहीं है। वी हैव इन अ लाइफ
टेंडेंसी, हमारा जो ये जीवन है वो एक उधार का जीवन है, विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, और इसका किराया हमें कैसे देना पड़ेगा कि हमें अर्थ को रिपेयर रखना पड़ेगा, हमें उसे रिपेयर करना पड़ेगा किराए के रूप में। तो उनका कहना था कि ये जो अर्थ है ये किसी भी जनरेशन का उस पर हक नहीं है अर्थ के ऊपर, और जो हमारा जीवन है वो एक उधार का जीवन है और उसके बदले में हमें अर्थ को रिपेयर करना पड़ेगा। इन द वर्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, अब मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने भी कुछ कहा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स होता है विरासत में पाना, दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर्थ फादर्स, फोर्थ फादर्स होते हैं जो हमारे पूर्वज थे। तो वो कहते हैं कि ये जो अर्थ है ये हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बोरोड मीन्स होता है उधार लेना, ये हमने उधार ली है, किससे, अपने बच्चों से, तो हमें अपने बच्चों को ही ये संभाल कर वापस करनी है। तो उनका कहने का मतलब है कि जिससे हम कोई चीज़ उधार लेते हैं उसे ही तो हमें उसे सेफली वापस करनी होती है। तो ये हमने हमारे पूर्वजों से उधार नहीं ली है, विरासत में नहीं ली है, बल्कि ये हमने हमारे बच्चों से उधार ली है। तो यही है आपका चैप्टर, यहीं पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं, उन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप अपने चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।